हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के टॉपर की कॉपी चेक करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने कॉपी दिख रही है और हमने ले लिया है ये पेपर, ठीक है। और पेपर में देख करके एक एक प्रश्न को हम इस कॉपी में आंसर आप सभी को दिखाएंगे और चेक करेंगे और फिर देखते हैं कि आखिर इस कॉपी लिखने वाले को कितने अंक मिलते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर इस तरीके से आप भी 22 फरवरी को कॉपी लिखेंगे ना तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी अंक नहीं काटेंगे और आपको फुल अंक देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इस कॉपी का हम फ्रंट पेज एक बार देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। ये कॉपी आप सभी के सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिएगा रोल नंबर सबसे पहले आपके प्रवेश पत्र में जो भी हो ऐसे यहाँ पे अंकों में भर देंगे और यहाँ पे शब्दों में अलग अलग करके कामा लगा लगा करके लिख देंगे सभी, ठीक है। उसके बाद विषय में हिंदी लिखेंगे, प्रश्न पत्र में केवल एक लिखेंगे। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक में आपको ये वाला कोड डालना है 801 DG, ठीक है। ये वाला मत डालिएगा, ओके। उसके बाद परीक्षा के दिन में गुरुवार लिखेंगे, परीक्षा तिथि में 22 फरवरी 2024 और पाली में प्रथम पाली लिख देंगे, ओके। केंद्र का नाम आपका जहां भी सेंटर गया है उस कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे तो आपकी ये पूरी डिटेल सही होगी, ठीक है। बाकी अब चलिए देखते हैं प्रश्नों को और उसके बाद इस पूरी कॉपी को दिखाते हैं। आपको बता दूं सेम इसी साइज की कॉपी और सेम यही फ्रंट पेज वाली कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। बस ये समझ लो कि बोर्ड की वेबसाइट से ही हमने इसको डाउनलोड करके प्रिंट किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इसके ये MCQ तो OMR में होंगे, ठीक है ना। बाकी हम यहाँ पे देखिएगा वर्णनात्मक प्रश्न इन्होंने किया है। तो पहले वर्णनात्मक प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न है तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न, ओके। उसके बाद देखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1 इन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 यहाँ पे डला हुआ है। अब यहाँ पे पहला जब एक बार मनुष्य इन्होंने एक तरफ लिख दिया और दूसरी तरफ छूत से बचो, ठीक है। छूत से बचो यानी ये वाला गद्यांश इन्होंने किया। जैसे ही इन्होंने ऐसी बातें लिख दी तो हम समझ गए कि ये वाला गद्यांश इन्होंने किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने पाठ का नाम यानी पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो इन्होंने लिख दिया पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यानी यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश है। तो इन्होंने कैसे लिखा कि लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बुराई करना शुरू कर देता है तो शुरू से लेकर अंत तक वह बाद में यानी अंत तक में वह स्वयं बुराई का भक्त बन जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि यदि हम अपने हृदय को साफ सुथरा एवं कलंक रहित रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। यानी काफ़ी अच्छा इन्होंने रेखांकित अंश की व्याख्या लिखा, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है यहाँ पे जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो क्या होता है। तो इन्होंने देख सकते हो इतना बड़ा आंसर लिखा, ठीक है। और इस तरीके से इनका पहला गद्यांश पूरा सॉल्व हुआ। यहाँ पे 6 अंक का प्रश्न है तो पूरे 6 अंक इनको मिलेंगे। और एग्जाम में ऐसे ही अगर आप करेंगे गद्यांश को सॉल्व ना, बीच में प्रश्नों के बीच केवल एक लाइन का गैप देना है, पहला दूसरा तीसरा के बीच, ठीक है। ज़्यादा गैप नहीं देना है। ऐसे इनका पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पर भी देखते हैं कैसा क्या इन्होंने किया है, ठीक है। पूरा वीडियो देख करके जाइएगा, पूरी कॉपी को दिखाऊंगा कैसे निबंध लिखा, कैसे खंड काव्य हल किया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे कौन सा इन्होंने किया है, सागर निज छाती से शुरू करके इनके तट पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सागर निज छाती से शुरू है और इनके तट पर तक जाता है, डैश डैश कर दिया, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर था संदर्भ लिखिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो। तो इन्होंने संदर्भ हेडिंग डाल करके संदर्भ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो यहाँ से यहाँ तक की रेखांकित अंश था तो इन्होंने रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है नदियाँ जिसकी यशधारा सी पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा उपमा अलंकार इन्होंने लिख दिया। और देख सकते हैं मात्र इतना इन्होंने किया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने जितना भी लिखा देखने में भले ही कम लग रहा है, लेकिन जितना यहाँ पर क्वेश्चन में मांग की गई थी उतना इन्होंने पूरा सॉल्व किया है। तो यहाँ पर इनको 6 अंक पूरे मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 इन्होंने कौन सी किया है। तो हम प्रश्न संख्या 3 इसमें अपने पेपर में खोलते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न, यहाँ पे तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो उन्होंने वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी वाला किया है, कहाँ तक गया है, बहुप्रशंसन्ति, ठीक है ना। तो बहुप्रशंसन्ति तक इन्होंने किया है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने सबसे पहले संदर्भ लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। और देख सकते हो ना तो कोई स्केच पेन का यूज हुआ है, ना तो किसी यहाँ पर जेल पेन का यूज हुआ है और कॉपी तब भी बहुत ही बेहतरीन लग रही है।
और इसी तरह आपको भी ना तो स्केच यूज करना है, ना तो कोई रंगीन पेन यूज करना है, शुद्ध नीला पेन लेके जाना है और शुद्ध काले पेन से हेडिंग डालना है, ठीक है। आप पूरे अंक पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इतने में इन्होंने इस प्रश्न को सॉल्व किया, बहुत प्रशंसा करते हैं तो बहुत प्रशंसनीय तक इन्होंने कर दिया पूरा, यानी इतने में ही कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसने में इनको 5 अंक मिलेगा, 2 अंक संदर्भ का और 3 अंक व्याख्या का, ठीक है, हिंदी अनुवाद का। तो 5 अंक इनको यहाँ पे मिल गया। अब देखते हैं अगला पेज देखते हैं। तो अगला पेज में इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल रखा है। तो अब देखते हैं प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न 4 क्या है। दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो एक तरफ लिख दिया रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति, दूसरी तरफ गज उज्जहार, यानी पहला वाला ही इन्होंने किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो देखिए संदर्भ में लिख दिया प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित एवं अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने प्रसंग भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी श्लोक वाले में प्रसंग लिखना भी जरूरी है। लिखा प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में बंद भंवरे के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। हिंदी अनुवाद में इन्होंने लिख दिया कमलिनी में बंद भंवरा सोचता है रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमलपुट में बैठे हुए भंवरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़े दुख की बात है कि हाथी उस कमलनी को उखाड़ ले गया। यहाँ पे देखो जो शब्द इन्होंने अपने से ऐड किया है उसको कोष्ठक में बंद किया है, ये सबसे खास बात है, ठीक है। और एक एक हेडिंग के बीच इन्होंने एक लाइन का गैप दिया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और पूरा इनको यहाँ पर 5 अंक का प्रश्न है तो 5 अंक इनको पूरे मिलेंगे, यहाँ पर कोई भी कंजूसी नहीं की जा सकती, ठीक है ना। अब देखिए अगला, यहाँ पर इन्होंने जगह कम थी, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 इन्होंने डाल दिया। अब देखिए भाई 5वें के बाद इन्होंने डायरेक्ट 8 पर पहुंच गए, चौथे के बाद डायरेक्ट 8 पर पहुंच गए, 5वां नहीं किए। तो ऐसा भी आप एग्जाम में कर सकते हो, जो आपको आता है डायरेक्ट आप उसको कर सकते हैं। तो 8वां देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला प्रश्न है वाराणसी कुत्र स्थिता, तो इन्होंने क्या दिया आंसर, वाराणसी विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, सही हो गया, ठीक है। अगला है पादई बिना कह चलती, तो इन्होंने लिख दिया पादई बिना पत्रह चलती, ठीक है, और इनका पूरा सही हो गया। और ये प्रश्न कितने अंक का था, तो ये 2 अंक का था, 2 अंक यहाँ पे पूरा इनको मिल गया, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम अगले पेज पर, और यहाँ पे देखिए 1 2 ये 3 लाइनें शेष बच गई ना, तो यहाँ पे नया प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालेंगे। ध्यान देना, अगर आपके साथ ऐसी स्थिति होती है कि कम से कम 5 लाइन तक बचती है तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालना, यहाँ पे पीटीओ लिख देना है। और जब पूरा आप यहाँ तक लिखते हैं तो यहाँ पे पीटीओ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब 2-3 लाइनें बचें तब आपको पीटीओ यहाँ पर जरूर लिखना है, ओके। पीटीओ हर पेज में लिखें, ये कोई जरूरी बात नहीं है, आपको ध्यान आए तो लिख दें, नहीं भी लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम, ओके। पीटीओ को लेकर टेंशन नहीं रखना। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5वां इन्होंने किया यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्न 5 क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो अब 5वें का इन्होंने कौन सा किया है, अंगा का पहला, ठीक है, यानी एक ही करना था, अथवा में सब है। तो अंगा का देखिए 2 प्रश्न थे, अथवा में है, तो इन्होंने पहला किया जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कैसे इन्होंने किया देखिए, और ध्यान देना कितने पेज इन्होंने चरित्र चित्रण लिखा है, खासकर ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। सबसे पहले ऐसे हेडिंग डाल दिया, चरित्र चित्रण इस प्रकार है, हेडिंग देखिए अलग अलग हेडिंग्स डाल दिए और 1 पेज पूरा लिख दिए, ठीक है। ऐसे इनका ये 1 पेज पूरा हो गया, और ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे तो फुल अंक आपको मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यानी लगभग 1.5 पेज इन्होंने खंड काव्य को हल किया, तब जाके इनको पूरे 3 अंक मिलेंगे, क्योंकि 3 ही अंक का खंड काव्य आता है एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही और लास्ट में निष्कर्ष हेडिंग आपकी रहनी चाहिए। तो देख सकते हो 1.5 पेज इन्होंने खंड काव्य के यानी चरित्र चित्रण को लिखा, और खंड यहाँ पे चरित्र चित्रण में श्लोक भी लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे अंक मिलेंगे, इस बात से टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 इन्होंने आगे डाल रखा है। तो 7वां प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में आपको सोचना है कि अब इतनी कम जगह बची है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ लिखना है जो कम शब्दों में आपको आंसर देना है, ठीक है। पता लगा इतनी कम जगह बची है और आप यहाँ से निबंध लिखना शुरू कर रहे हैं, आप यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं, तो आपको नंबर कैसे मिलेगा बताइए। आपको कॉपी को सजाने की कोशिश करना है, ठीक है। इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 7 डाल के श्लोक लिख दिया, 3 लाइनें बच गई, पीटीओ लिख दिया, ओके। क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे में इनको श्लोक के पूरे 2 अंक यहाँ से मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, देखिए जीवन परिचय आ चुका है। प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का अब 6वें के का में देखिए क्या दिया गया है,
दिया गया है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो इन्होंने सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का डाला, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेडिंग डाल दिया और यहाँ पे देखिए साइड में इन्होंने संक्षिप्त परिचय भी लिखा हुआ है, ठीक है, कोष्ठक में, और जीवन परिचय यहाँ पे लिख दिया। इससे एग्जामिनर क्या सोचता है कि यार संक्षिप्त परिचय लिखा हुआ यहाँ पे डिटेल सही होगी तो इसमें भी पूरा सही होगा, तो यहाँ से चेक करके सीधा अंक आपको दे देंगे। और देखना खास कर ये बात आप लोग देखना कि जीवन परिचय कितना इन्होंने लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले तो ये एक पेज ये पूरा हुआ, ठीक है, एक पेज यहाँ तक। देखिए ज़्यादा कोशिश ये मत करना कि नीचे वाली लाइन में बहुत ही कम लिखना, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी इन्होंने इतना लिखा है, इतना, ठीक है। और रचनाएं में देखिए एक रचना पूछी गई थी लेकिन इन्होंने 3-4 रचना लिख दिया। अच्छी बात है, इससे एग्जामिनर समझता है कि भाई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, ठीक है, इतना आपको लिखना है। और यहाँ से आपको पूरे जीवन परिचय में कितने अंक का आता है, तो 5 अंक आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं, बहुत ही अच्छी और बेहतरीन हैंड राइटिंग में कॉपी लिखी हुई है। 6वें का खा देखिए, यहाँ पे देखिए 6वें का खा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा, सब 6वें का डाल के गोस्वामी तुलसीदास लिख दिया और इधर संक्षिप्त परिचय एक कोष्ठक में डाल दिया, ठीक है। और जीवन परिचय हेडिंग डाल के ऐसे लिखना शुरू किया। एक पेज देखिए इतना इन्होंने लिखा है, ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद ध्यान से देखना अगले पेज पे इन्होंने इतना लिखा, ठीक है, और रचनाएं भी इन्होंने लिख दिया। तो भाई पूरे अंक एग्जामिनर को मजबूर होके देना पड़ेगा, क्योंकि भाई वैसे ही कॉपी इतनी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखी हुई है कि देना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी प्रश्न का कम आंसर नहीं दिया गया है, भरपूर आंसर दिया गया है। अब पत्र लेखन में देखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 10वां इन्होंने डाल दिया, ठीक है। किताब देखिए अब इतनी कम जगह बची हुई थी तो यहाँ से निबंध लिखना उचित नहीं है, इसलिए इन्होंने सोचा यार इतने जगह में मेरा पत्र लेखन आ जाएगा, तो पत्र लेखन इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए किताब खरीदने के लिए पिता से पैसे मांगते हुए पत्र लिखिए 4 अंक का। तो इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 10 डाल के पत्र लेखन कोष्ठक में लिख दिया और इतना एड्रेस लिखा और उसके बाद ये पूरा पत्र लिखे, ठीक है। खासकर इन देखिए ये आपका आज्ञाकारी और ये चीज़ें जो हैं थोड़ा एक लाइन के गैप के बाद लिखना चाहिए। यानी प्रारूप में ये है कि जैसे यहाँ तक लिख दिए धन्यवाद, यहाँ पे हो गया, तो एक लाइन के गैप देकर ये चीज़ें डालना चाहिए। लेकिन जगह की कमी की वजह से इन्होंने यहीं पे डाल दिया, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ अंक इनके कट जाएंगे, ठीक है ना। जैसे पत्र लेखन यहाँ पे 4 अंक का है तो यहाँ पर इनको 3 सही 1/2 अंक ही मिलेंगे, ये बात समझ लेना, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे देखिएगा अगला है, यहाँ पे निबंध पे इनको 7 अंक मिले हुए हैं। कैसे मिले हैं ये चीज़ें आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा निबंध है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 कोष्ठक में निबंध लेखन लिख दिए, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान हेडिंग डाल दिए। यहाँ पे देखिएगा चौथा वाला, ठीक है। अब इन्होंने लिखना शुरू किया, देखिए रूपरेखा हेडिंग डाल दिया, 5 हेडिंग्स बनाए, प्रस्तावना लिखे इतना बड़ा, परिभाषा एवं कारण इतना बड़ा इन्होंने लिखा। और आगे देखिए दूसरी हेडिंग में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा, एक पेज पूरा लिखा, ठीक है। ध्यान देना निबंध लिखने में स्टूडेंट कंजूसी करते हैं और इसी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस हेडिंग में इतना इन्होंने लिखा, ठीक है, और पूरा जो है अगले पेज पर भी इतना लिखा, तब जाके इनको फुल मार्क्स मिले हैं। तो अगर आप इतना लिखेंगे निबंध तभी भैया फुल मार्क्स की गुंजाइश है, वरना आपके भी कट जाएंगे मार्क्स निबंध में, ये बात समझ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी पूरी कॉपी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, बहुत ही बेहतरीन कॉपी थी दोस्तों। और ऐसे अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं ना तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी अंक नहीं काटेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी।